मेहरबानी है। कुछ डेमोज़ इन्होंने तैयार किए हुए हैं, एक तो पहले उस पर ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ होंगी वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम वो भी एंटरटेन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कैबिनेट में हसन यूसुफ साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार एसोसिएशन, कि वो तशरीफ़ ले आएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो हर ज़ीरू के पालने वाला है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिर्ज़ा अबू बकर बेग साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से दिलों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलामुन व अ'द्दा लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व बश्शिरिल मुअ्मिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वला तुति'ल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीना वदअ अज़ाहुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तिलावत कुरान पाक हो रही हो तो प्लीज़ इसको ज़रा सुन लिया करें और बातों से गुरेज़ किया करें। शुक्रिया। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहूँगा जनाब सुहेल सराय साहब को कि वो आएँ और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मेरे होठों पे
दिलदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मैं गुलामाने हैं मद, मैं फकीर आस्ताने मोहम्मद, मैं फकीर आस्ताने मोहम्मद। काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब बिला तखीर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब उस्ताद मोहतरम नदीम भट्ट साहब से कि वो आएँ और आज के टॉपिक पर पहले हमें थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग के हवाले से डेमोज देंगे। इसको केबल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एज़ यूजुअल आपको पता है कि सबसे पहले हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम मिल बैठ के कुछ नॉलेज शेयर कर सकें। तो ज़िंदगी का सारा निचोड़ यही है जी, कहता जी मिल जाए तो शुक्र कर, ना मिले तो सब्र कर। तो सारी ज़िंदगी ना इंसान की गुजर जाती है, ख्वाहिशात नहीं ख़त्म होती। गर्ज ये कि बंदा कब्र में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ भी जाके एंड पे यही ख्वाहिश होती कि जी अल्लाह जन्नत नसीब कर दे और हमारा हिसाब ना हो आसानी से। आसानी तो खैर नहीं है, लेकिन इंसान की कोशिश तो यही होती है
कि अल्लाह मियाँ हमारे लिए हिसाब के बगैर ही हमें है तो कुछ भी नहीं हमारे पास, हिसाब क्या देना हमने, जितना कुछ उसने दिया है हम उतना शुक्र अदा तो कर नहीं सकते उसका। कहते हैं समंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी अगर अल्लाह की खूबियाँ और उसके 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 जो इनामात बंदे को दिए गए हैं उसको गिनना शुरू कर दे। तो काउंटलेस चीज़ें हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इंसान को वो नज़र आता है जो उसके पास नहीं है, जो आ गया होता है वो उसको नज़र नहीं आ रहा होता। ये आंखों की कदर तो बंदा अंधे से पूछेगा, ये औलाद की कदर तो बेऔलाद से पूछेगा, ये सवारी की कदर तो पैदल से पूछेगा, ये सेहत की कदर तो बीमार से पूछेगा। तो बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आज का जो टॉपिक है जी वो इनकम टैक्स रिटर्न का बड़ा वास्ट टॉपिक है, आपको पता है। इसको जब आप छेड़ते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें साथ छिड़ जाती हैं। तो जैसे राना मुनीर साहब ने पिछले सेशन में कहा था कि अगर आप सही रिटर्न बना के फीड कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको 70% से ज़्यादा ऑर्डिनेंस आता है। बाकी तो असेसमेंट और अपील ही रह जाती, बाकी क्या रह गया, लिटिगेशन ही है आगे तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रिटर्न एज पर लॉ सही बना दें, आपको लिटिगेशन में जितना एडवांटेज मिलेगा वो गलत रिटर्न से कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आगे चल पड़ूंगा। हमारी ज़्यादा मेहनत जो होती है रिटर्न फाइल करने से पहले कंपटीशन के ऊपर होती है। देखिए रिटर्न कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब तक आपको कंपटीशन ही बनानी आएगी ना, ये रिटर्न आपके लिए हवाई रहेगा। रिटर्न इज जस्ट ए फॉर्म भाई, वो एक फॉर्म है, लीगल फॉर्म है, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, जो आपने फिल करके वेल्थ स्टेटमेंट भी अंदर, रिकंसिलेशन, बैलेंस शीट, एनेक्सर, सारा डाटा आपने फीड करना है। तो डाटा आएगा कहाँ से? वो जादू है, कोई मैजिशियन है जो डाटा अंदर से आ जाएगा? वो डाटा भाई आपने बनाना है। असल मेहनत उस पर करें। अगर मैं मेरे केस में टोटल ऑडिट में केस गया, या 122 की मैं मिसाल लेता हूँ, अगर एक साल में मेरे अगर फर्ज करें 20 केसेस को 122 लगा, गलत या सही उस बहस में नहीं हम जाते, तो उसमें से 15 की क्लीन चिट तो मुझे नीचे से मिल जाती है कि जनाब आपका इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है, खत्म हो गई बात। बाकी रह गए 5 के ऊपर जो 19-20 का फर्क है, उसमें जाके या तो फिर फर्स्ट अपील में चला जाता है या फिर अल्टीमेटली सेकंड अपील में जाके वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन क्यों? वाई दिस इज सो? जब तक आप डाटा नहीं सही बनाएंगे, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो रिकंसिलेशन है, चाहे वो कंप्यूटेशन है, चाहे वो टैक्स क्रेडिट है, चाहे वो रिडक्शन है, चाहे वो टैक्स क्रेडिट्स हैं, चाहे वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, चाहे वो टैक्स डेप्शन शेड्यूल है, चाहे वो इनटेंजिबल है, चाहे मिनिमम टैक्स है, कुछ भी कर लो भाई, उसको बनाना आपने सही है। वंस यू विल प्रिपेयर दी रियल एंड एज पर लॉ, एक तो एक्चुअल हो, दूसरा सही हो, एज पर लॉ हो, तो फिर आपको आगे जो आसानी पैदा होगी ना, वो प्राइसलेस होगी। क्योंकि जब आप लिटिगेशन में जाते हैं तो आप एप्लीएट बॉडी के घर जाके उसकी टर्म्स के ऊपर वहां बैठ के तो आप अपना केस प्लीड करते हैं। तो जब आप प्लीड करेंगे तो अगर आपको पता ही नहीं कि अंदर हुआ क्या है, तो प्लीड क्या करना मैंने? तो दोनों चीजें मेरे लिए लाजम है। मुझे फैक्चुअल का भी पता होना जरूरी है और मुझे लीगल का भी पता होना जरूरी है। ये दोनों जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, आपका काम नहीं। मसलन मैंने कहा जी लोन ले लिया, चले जी सोर्स आ गया, मैंने ले लिया जी 4 करोड़ रुपया लोन, आ गया मेरे पास पैसा। ये एक फैक्चुअल रियलिटी है कि पैसा मुझे चाहिए, सोर्स आ गया। अच्छा भाई, मोड ऑफ रिसीट क्या है? वो 39(3) कह रहा है कि एक्सक्लूजन्स को निकाल के क्रॉस चेक में लेना है, आपने कैश में ले लिया। एक्चुअली तो पैसा आ गया आपके पास, बट वो लीगल प्रोविजन को से डेविएट कर गया, वो आपकी इनकम बना के आपको टैक्स लगा देंगे एक्सक्लूजन्स को निकाल के। ठीक हो गया। आपने प्रॉपर्टी बेची, आपने कहा कोई मसला नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने जितने का बेचा, क्या मसला है? किसी ने कान में डाल दिया एग्जेम्प्ट है, आपने बेची, आपने पैसा कमाया, आपको बाद में पता लगा कि ये तो कैपिटल गेन भी निकाला जाता है और स्पेसिफाइड टाइम को भी देखा जाता है, उस पर फिर रेट चार्ज किया जाता है। सो इसलिए फैक्चुअल भी आपको पता होना जरूरी है, प्लस उसके साथ लीगल का भी पता होना जरूरी है। मसलन मेरे केस में क्या हुआ, बंदे ने कहा जी मैंने लेबर को तनख्वाह देनी है जी 25,000 से ऊपर है। मैंने कहा ठीक है, क्रॉस चेक दे दो। कहता नहीं भाई मैं नहीं दे सकता, फिर मैं जी कैश पे करूंगा। मैंने कहा भाई उसने 21M में तुम्हारा एक्सपेंस डिसलॉ कर देना है, ये पिछले सालों की बात हो रही है, इस वक्त तो 32,000 रुपीज है।
उसने 1 करोड़ रुपया पूरे का पूरा डिसलो कर दिया और उसने खुशी से करवा लिया कि भाई मैं फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता, मैंने कैश ही पे करना, बिल्कुल डिसलो हो गया। या तो लॉ की आप देखें, रियलिटी ये है कि मैंने पैसे दिए बट वो लॉ के मुताबिक नहीं थे, फिर वो डिसलो हो गया। सो इट मीन्स कि मुझे फैक्चुअल ग्राउंड्स का भी पता हो, फैक्चुअल रियलिटी का भी पता हो, और प्लस मुझे लीगल जो बैकिंग है उसका भी पता होना जरूरी है। चलें वापस आते हैं। अच्छा, क्या जरूरी है कि रिटर्न मैं बिल्कुल सही फाइल करूं? ऐसे पकड़ दकड़ के चीजें डाल देते हैं तो इंपैक्ट क्या जाएगा? इस वक्त जनाब मिनिमम पेनल्टी अंदर यही बात हो रही थी, 5 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी है उसकी अगर इनएक्यूरेट रिटर्न गई, इनकम्प्लीट गई। आप देखिए वो हो क्या रहा है, उधर से फ्रॉड में सेल टैक्स आ गया, इधर से उन्होंने पेनल्टी मिनिमम 5 लाख रुपए रख दी है। ये मिनिमम है जनाब, ये बढ़ सकती है 10% ऑफ द टैक्स पेबल विच एवर इज हायर है। तो अब आप इसको सिर्फ फॉर्म ना समझें कि नील की रिटर्न ने फाइल कर दी तो जो दिल किया फिगर अंदर डालनी और पहुंचा ली आगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब आपको फीस उतनी नहीं मिल रही जितनी उसको पेनल्टी पड़ जाएगी। अब अच्छे काम की कदर बढ़ेगी, अब पता लगेगा कि किसको काम आता है और किसको नहीं आता, अब पता लगेगा सही। वरना लोग मजाक उड़ाते थे जी 1500 में 500 रुपए में रिटर्न फाइल हो जाती है जनाब। तो जनाब है फिर जिहो जमू हो जी चपेड़ मारती है तुम। तो भाई जिस तरह का आपने उसको कहा उसी तरह का उसने बना दिया। तो इसलिए भाई अब आप कोशिश करें कि हर चीज, अब आपको चाहिए कि आप अपनी फीस को भी रिवाइज करें, ज्यादा पैसे मांगे मेहनत के साथ। ये नहीं 5000 दिया 10,000 दिया, भाई आपको बुक्स लिखनी पड़ेंगी अब बिजनेस की, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर पूरे बनाने पड़ेंगे, आपको बैंक एंट्रीज पूरी एंटर करनी पड़ेगी। छोटा काम नहीं है अब ये, तो छोड़े अब ये 5-10 हज़ार वाला काम, अब खत्म हो गया भाई, दैट इज नो मोर एप्लीकेबल। वरना वो एक केस आपका खराब हुआ तो आपकी बैडविल इतनी तेजी से आगे जाएगी कि गुडविल का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो यार इसको तो पता ही कुछ नहीं, इसने मेरा केस खराब कर दिया पकड़ के, उधर कानून कुछ और कह रहा है, ये भाई सब कुछ और ही फाइल करी जा रहे हैं, अब माफी नहीं मिलेगी भाई। इसलिए कोशिश करें कि भाई अब अपने जितनी मेहनत करें उतने पैसे आप उसको चार्ज जरूर करें और मेहनत करके उसको डिलीवर करें, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। अच्छा, और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंसान अपना काम खुश असलूबी से करता है, रिज़्क मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके अकाउंट में नेकी लिख दी गई भाई, क्योंकि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। अब 4 चीजें आपको एक वक्त में मिल रही हैं, करना क्या है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, सिद्ध के दिल के साथ अच्छा काम करके दें, अपने काम को अच्छे तरीके से करें, रहती दुनिया तक जब तक जिंदगी है इज्जत भी मिलेगी आपको, और अल्लाह भी खुश और लोग भी खुश। और क्या चाहिए बंदे को, और उन दुनिया से बंदा करन किया है जनाब, फायदा ही लेने आया है ना, और क्या दुनिया में पैदा हो गया, किया क्या बंदे ने, फायदा ले रहा और क्या कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। बहरहाल रिटर्न की तरफ मैं वापस आता हूँ। अब इशू ये है, इट मीन्स कि मुझे अब रिकॉर्ड तो भाई मेंटेन करना लाजमी हो गया। अब हम एक एक करके एक एक चीज पे बहस करते हैं, फिर मैं आपको इसकी स्लाइड्स दिखाता हूं। जो कंप्लायंस करेगा उसको एडवांटेज बहुत है, पेनल्टी भी निकल गई, लेट फाइलिंग भी निकल गई, एटीएल में भी आ गया, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जहां जहां जाएगा उसको स्टेटस, उसको एक्टिव टैक्स पेयर का मिल जाएगा। दूसरी बात, कल को ऑडिट होगा, 122 है, 221 आपको लग गया, 177 है, 214 है, डिफरेंट सेक्शन है आपके चेक एंड बैलेंस के लिए, तो उस सूरत में फिर आप बड़े आराम से जवाब दे पाएंगे। सो कोशिश करें कि जितना रियल के करीब आप आएंगे, इवन के बिजली के बिल भी आप जून का बिल ले लें, उससे यूटिलिटी के आखिरी जून के बिल ले लें, जून 24 के, उसमें डिटेल होगी, उसके अंदर से वर्क कर लें आप, जो है वो एक्चुअल बेस पे लेकर आए। अच्छा, अब आगे चलते। पहला सवाल जी, रिटर्न किसने फाइल करनी, मैं एक एक लाइन में करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल एक फीड की हुई है, उस पर बात करते हैं। इमरान साहब वेलकम।
एप्लीकेशन मेरे सामने आ गई, फीस की बात हो गई, काम की बात हो गई। अब मैं चलता हूं आगे कि किसने रिटर्न फाइल करनी, एक एक लाइन में कौन, कब और कैसे। ये 3 चीजों के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। कौन फाइल करेगा, 114 सेक्शन के अंदर जवाब अवेलेबल। 2-4 चीजें आपसे शेयर कर लेता हूं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, हाँ इसमें भी देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये आपकी लिस्ट है जी। कंपनी है, एवरी पर्सन अदर देन ए कंपनी, अगर उसकी इनकम टैक्सेबल मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से बढ़ जाती है। एनपीओ है, अगर आपकी इनकम एफटीआर में कवर्ड है। अगर उनके अलावा इनमें से कोई भी क्लॉज आपका मेट हो गया, यानी अगर आप लॉसेस क्लेम कर रहे हैं, आपको पिछले 2 साल में टैक्स लगा हुआ है, आपके पास प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा है, बिल्स के ऊपर बेस कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं और बिलों पे लिमिट 5 लाख रुपए एनुअल है पिछले 1 साल में। और आखिरी जो ये मैंने ब्लैक किया हुआ आप देख सकते हैं, ये 114(1)(a) है। अगर किसी, ये आया था ताजा 2 स्कीम में ना, लोगों ने सवाल किया जी आपने एडवांस टैक्स लिया तो मेरी तो इनकम ही बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो ये इस वजह से उसको रिटर्न फाइल करना 114(1)(a) में कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है बट 4 लाख से कम है, ओबियसली ज़्यादा वाले तो आएंगे इसके अंदर क्योंकि 6 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। इवन देन उसको रिटर्न फाइल करना 114 में बिजनेसमैन को लाजमी किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, कब फाइल करेगा? आपको पता फिलहाल तो 2 डेट्स चलती है। वो कंपनीज जिनका ईयर एंड जो है जनवरी टू जून है वो 31 दिसंबर है, और बाकी तमाम लोग 30 सितंबर के अंदर रिटर्न अपनी फाइल करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपको नोटिस आ जाता है तो वो ड्यू डेट समझी जाएगी, ठीक है। या आप बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो फिर ओबियसली इनकम्प्लीट पीरियड की आप कंपटीशन बनाएंगे, क्योंकि रिटर्न तो पोर्टल, अगर मैं 25 आज किसी का बिजनेस बंद करता हूँ या बंदा मुल्क से बाहर जाना चाहता है परमानेंटली, तो आज तो 25 की रिटर्न है ही नहीं, मैं फाइल कैसे करूँ? तो ओबियसली मैं एक लेटर के थ्रू फाइल करूंगा, जनाब मैंने जितनी अपनी लाइबिलिटीज है उसकी कैलकुलेशन जो पिछली रिटर्न है वो तो आपके पास है, ऑनवर्ड हमारी ये लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, मुझे लेटर के थ्रू उनको कराना है ताकि मैं अपना प्रॉपर जो अपनी लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करके यहाँ से जाऊँ। और इन टच में फिर ये नहीं कि बाहर जाके अब ताल्लुक खत्म हो गया, अपनी लाइबिलिटीज तो अपनी जगह पर रहेंगी जो पिछले सालों की है। सो पहला कौन फाइल करेगा, दूसरा कब फाइल करेगा, तीसरा कैसे फाइल करेगा। अब ऑनलाइन के अलावा तो और कोई ऑप्शन अवेल करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो फिर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मैनुअल भी कुछ, अभी भी कुछ लोग हैं जो मैनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिपार्टमेंट उसको सिस्टम में ही सेव करेगा ताकि आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में चले जाए, और फिर ओबियसली फिर टैक्सेस में मदद मिल जाती है। चले, ये हो गया। अब मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो प्रोविजनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी है जी 10th शेड्यूल के अंदर, डबल रेट भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, आप किसी की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो पहले आपने ये चेक करना है कि अगर उसकी सैलरी इनकम है तो क्या उसको अमाउंट रिसीव्ड हुई है कि नहीं। 3-4 एग्जाम्पल छोटी सी बना लेते हैं। एक बंदे को तनख्वाह मिली ही नहीं पूरा साल, ऐसे भी लोग हैं जिनको तनख्वाह मिली नहीं, काम करते जा रहे हैं वो, इनकम टैक्स रिटर्न में 0 अमाउंट आएगी और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ये सैलरी रिसीवेबल के तौर पे स्टैंड कर जाएगी। तो काम तो किया आपने, बंदा भागा नहीं है, बैड डेट्स नहीं हुई, उन्होंने कहा देर सवेर करके आपको पैसे दे देंगे, रिसीवेबल स्टैंड कर रहा है। नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूवल बेसिस है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो जब आप रेंट फिल कर रहे होंगे तो रेंट एग्रीमेंट में जो लिखा होगा वो रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ, अगर वो रिसीवेबल है तब भी आपने ऐड कर लेना उसके अंदर, यानी इसको आप अक्रूवल बेसिस करते हैं। बिजनेस इनकम कंपनी के लिए अक्रूवल के अलावा कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स आपको रिसीव्ड बेसिस पे नजर नहीं आएंगे, चाहे वो अकाउंटिंग है चाहे टैक्स है, मेथड ही एक है उसके पास, और वो क्या है, अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। और दूसरी तरफ क्या है, अदर देन ए कंपनी, आप चाहे रिसीव्ड बेसिस पे आ जाए या अक्रूवल, लेकिन एक्चुअली जब हम कंपेयर करें ना आपस में तो रियल अकाउंटिंग सिस्टम है ही अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम।
रिसीव्ड में अभी आपको एक डिफेक्ट दो बताता हूं, तो आपका रिजल्ट ही पूरा नहीं आएगा। अगर मैं ये रिसीव्ड में से यूज कर लूं, फर्ज करें मैंने सेल की, मुझे पैसा मिला ही नहीं, सेल नहीं बुक हो नहीं, परचेज सारी बुक हो गई, वो लॉस में चला गया। उल्टा कर दो, अब सेल से पैसे सारे आ गए, परचेज की पेमेंट मैंने की नहीं, परचेज बुक ही नहीं होनी, सारी सेल प्रॉफिट में चली जाएगी। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को डिस्टॉर्ट करती है। दिस इज वाई के रिसीव्ड बेसिस की जगह, हाँ जहां पे आप जैसे ही सेल करें आप क्रेडिट सेल ना करें, क्रेडिट परचेज ना करें, वहां पे आप जो भी यूज करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन बाकी एक्सपेंसेस भी तो है ना, बिल जून का आपका जुलाई में पे होगा। सो अक्रूवल जो मेथड है वो बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, उसी को यूज करना चाहिए। कैपिटल गेन में जी डिस्पोजल ऑफ एसेट जैसे ही आप करेंगे, पैसा अभी रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, डिस्पोजल हो गई है, एग्रीमेंट हो गया, आपका वर्ड यूज हो रहा है डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। इसमें वर्ड यूज होता है कंसिडरेशन रिसीव्ड, इसमें वर्ड आगे जाके क्या आएगा, कंसिडरेशन अगर रिसीव्ड होगी तो तब आप उसको कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट को डिस्पोजल को माइनस करके। और लास्ट क्या है कि आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी की तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रिसीव्ड बेसिस के ऊपर ये टैक्स किया जाएगा। चले, ये मैंने आपसे बहस कर ली कि पहले हमेशा आपने डायरेक्ट फीडिंग कोई नहीं करनी रिटर्न के अंदर। पहले आप अपनी कंप्यूटेशन बनाएं, उसमें टैक्स लायबिलिटी बनाएं या पेएबल या रिफंडेबल जो भी है, वेल्थ स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन, कैश फ्लो, सारा कुछ बनाएं। हम इसी तरह ही करते हैं, पहले अपना बनाते हैं, उसके बाद उसको सिस्टम के अंदर फीड करते हैं, और फिर आपको क्रॉस चेक पता लग जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इनकम जी, अब कॉन्सेप्ट ब्रॉड करने के लिए इनकम सिर्फ वो नहीं होती कि जो आपने कमाई होती है, इसके अंदर कमाई तो ठीक है, एनटीआर एफटीआर शामिल है, डीम्ड इनकम भी आपकी इनकम है। जैसे लोन का भी मैंने बताया, लोन अदर देन थ्रू क्रॉस चेक एक्सक्लूजन को निकाल के अगर आप रिसीव करेंगे तो वो आपकी डीम्ड इनकम बना के टैक्स लगा देंगे आपको। इनकम है नहीं, डीम का मतलब ये है कि समझा जाएगा कि इनकम हो गई है, और हो सकता है कि वो इनकम जब डीम्ड इनकम बने तो आपकी सेल से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर